तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत। एक लक्ष्य अपनाओ, उस लक्ष्य को ही अपना जीवन कार्य समझो, उसी को सोचो, उसी के सपने देखो और उसी के सहारे जीवित रहो। अपनी मस्तिष्क, मांसपेशियों, स्नायुओं और शरीर के प्रत्येक भाग को उसी विचार से ओतप्रोत होने दो। दूसरे सब विचारों को अपने से दूर रखो। यही सफलता का रास्ता है, यही सफलता का रास्ता है। स्वामी विवेकानंद। स्वामी जी का यही विचार जिनके जीवन की बुनियाद बनी, इसी विचार की नींव पर जिन्होंने स्वामी विवेकानंद शिला स्मारक का निर्माण किया और स्वामी विवेकानंद के विचारों को विवेकानंद केंद्र इस संगठन के द्वारा कार्यों में परिणत किया, ये उस व्यक्ति की कहानी है। ये कहानी भले ही ब्लैक एंड व्हाइट जमाने की हो, लेकिन एक सामान्य मानव के असामान्य कर्तव्य के कई रंग बिखेरती है। साल 1963, कन्याकुमारी, भारत के दक्षिणी छोर का एक छोटा सा गांव, जहां 3 सागरों का संगम होता है। उसी समुद्र तट पर एक आदमी समुद्र के बीचों बीच एक शिला पर अपने सपने को साकार होते हुए देख रहा था। उस आदमी का नाम था एकनाथ जी। वो सपना स्वामी विवेकानंद शिला स्मारक का था और वो शिला श्रीपाद शिला के नाम से परिचित थी। कहते हैं माता पार्वती ने अपने किसी अवतार में यहां पर तपस्या की थी। एक पैर पर खड़े हुए किए इस तप के चिन्ह आज भी यहां दिखाई पड़ते हैं। इसी शिला पर स्वामी विवेकानंद को अपना जीवन उद्देश्य प्राप्त हुआ था। 1963 का साल पूरा देश स्वामी विवेकानंद की जन्मशती मना रहा था। उसी वक्त कन्याकुमारी की इस शिला पर विवेकानंद शिला स्मारक की कल्पना आगे आई थी, जिसे मूर्त रूप देने का जिम्मा एकनाथ जी को सौंपा गया था। एकनाथ जी ने यह जिम्मेदारी जब अपने कंधों पर ली, तब उनकी उम्र लगभग 50 साल की थी। जिस उम्र में आदमी को अपना किनारा नजर आता है, उस आयु में एकनाथ जी समुद्र लांघने चले थे। एकनाथ जी ना तो कद्दावर नेता थे, ना बड़े पूंजीपति, और ना ही वो प्रभावशाली धर्मगुरु थे। उनके पास कुछ था तो वो उनका विश्वास, और उनके सामने था चुनौती भरा सागर। एक ओर स्मारक का निर्माण कार्य, दूसरी ओर अर्थ संकलन, तीसरी ओर जनसंपर्क, और सबसे अहम चुनौती थी शिला स्मारक के लिए केंद्र और राज्य सरकार की अनुमति। स्मारक स्वामी विवेकानंद का बनना था और एकनाथ जी उसे राष्ट्रीय स्मारक बनाना चाहते थे। किसी वाद विवाद से परे, बगैर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाए, उन्होंने इस योजना को आगे बढ़ाया। शिला स्मारक की अनुमति के लिए वे सभी 323 सांसदों से मिले, उनकी सहमति बना ली। उनके इन प्रयासों के बाद स्मारक के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया। इसके आचार्य प्रमुख स्थपति निश्चित हो गए। शिला स्मारक का अंतिम स्वरूप भी तय हो गया और काम शुरू हुआ। खदानों से पत्थर लाना,
उस एक एक पत्थर को शिला तक पहुंचाना और उस पत्थर को सही ठिकाने जोड़ना, ये अपने आप में एक चुनौती थी। सामग्री की यातायात के लिए यांत्रिक बोट का इस्तेमाल किया गया। शिला के निचले हिस्से में एक अस्थायी प्लेटफॉर्म बनाया गया। बड़े पत्थर और अन्य सामान को शिला के ऊपर लाने के लिए एक ट्रैक भी बिछाया गया। रहने का ठिकाना और 2 वक्त का खाना, बस इतनी सी व्यवस्था पर कारीगर जुड़ गए। उनके साथ ऐसे कई लोग थे जिन्होंने अपने समय या कष्ट का कभी हिसाब नहीं रखा। दूसरी ओर एकनाथ जी गणमान्य व्यक्तियों को इस कार्य के लिए जुटाते रहे। भिन्न विचारधारा, विभिन्न क्षेत्रों से अतिथि आते रहे और एकनाथ जी उन्हें अपने विचारों से जोड़ते चले गए। एकनाथ जी ने पूरे देश का दौरा किया। शिला स्मारक के अर्थ संकलन हेतु कार्यक्रम आयोजित किए, जिससे आम आदमी शिला स्मारक के कार्य से परिचित हुआ और उस कार्य में शामिल हुआ। पूरे देश में शिला स्मारक का माहौल तैयार हो गया। कन्याकुमारी में शिला स्मारक आकार ले रहा था, मानो सागर में अनोखे साहित्य का निर्माण हो रहा था। लेकिन एकनाथ जी हमेशा कहते रहे कि केवल ईंट पत्थरों का स्मारक बनवाना ये मेरा काम नहीं है। मैं तो जीवित स्मारक खड़ा करना चाहता हूं। परमात्मा के प्रति अटूट निष्ठा से संपन्न और पावित्र की भावना से उद्दीप्त, दरिद्री एवं उपेक्षितों के प्रति सहानुभूति रखने वाला, देश के एक कोने से दूसरे कोने तक मुक्ति का, सामाजिक पुनरुत्थान का, सहयोग और समता का संदेश देता हुआ, सिंह के पौरुष से युक्त सहस्त्रों नर नारियों का जीवित स्मारक, एक जीवित संगठन। उस दृष्टि से ये ईंट पत्थरों का स्मारक एकनाथ जी के कार्य का पहला चरण था। लगभग 650 कारीगरों की अविरत और अविश्रांत मेहनत के बाद 6 साल के अंदर शिला स्मारक पूरी तरह से तैयार हो गया। करीब 30 लाख देशवासियों का कम से कम 1 रुपया जिसकी निर्माण में लगा था। केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों ने इस कार्य में आर्थिक सहयोग किया था। तत्कालीन राष्ट्रपति वी गिरी के हाथों स्मारक का उद्घाटन हुआ। 2 महीने तक उद्घाटन समारोह चलता रहा, जिसमें देश विदेश के कई गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए थे। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, प्रत्येक कार्य को 3 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है: उपहास, विरोध और अंत में स्वीकृति। एकनाथ जी ने इसका अनुभव किया। आज ये स्मारक आकर्षण का केंद्र बन चुका है, जहां की हर एक चीज
एकनाथ जी के स्वभाव, कार्यशैली और दूरदृष्टि का परिचय करा देती है। इस स्मारक के 3 भाग हैं: विवेकानंद मंडपम, श्रीपाद मंडपम और ध्यान मंडपम। ध्यान, यही इस शिला की महत्ता है। दिसंबर 1892 अपनी भारत परिक्रमा पूर्ण करने के उपरांत स्वामी जी इसी शिला पर आए थे। अपनी भारत परिक्रमा में उन्हें असली भारत का दर्शन हुआ था। उसी भारत की तस्वीर दिल में संजोए वो इस शिला पर आए थे। अब स्वामी जी के मन में प्रश्न था कि भारत के निर्माण में मेरी भूमिका क्या होगी। 3 दिन 3 रात के विचार मंथन से सारा अंधेरा छटा, सारा संदेह मिटा और सूरज निकला, जिसके प्रकाश में स्वामी जी को अपना जीवन हेतु प्राप्त हुआ, जिसके उजाले में स्वामी जी चल पड़े। भारत को जगत गुरु के रूप में प्रस्थापित करने के लिए वे देश विदेश घूमे। अपनी ओजस्वी और संजीवक भाषा से भारत को उसके भूत, वर्तमान और भविष्य का आईना दिखाते रहे। भारत फिर से उठेगा, किंतु शारीरिक शक्ति से नहीं, आत्मा के बल से। विध्वंस की पताका के नीचे नहीं, शांति और स्नेह के ध्वज को लेकर। शिक्षा, केवल शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति में आत्मविश्वास जगता है। खुद पर विश्वास रखो, उस विश्वास के सहारे खड़े हो और बलवान बनो। हमें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जिससे चरित्र निर्माण हो, मानसिक शक्ति बढ़े, बुद्धि विकसित हो और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा होना सीखे। जब तक लाखों लोग भूखे और अज्ञानी हैं, तब तक मैं उस प्रत्येक व्यक्ति को कृतज्ञ समझता हूं जो उनके बल पर शिक्षित बना और अब उनकी ओर ध्यान नहीं देता। स्वामी जी की हर बात किसी भी व्यक्ति में प्रखर चेतना पैदा कर देती है। एकनाथ जी चाहते थे कि उसी चेतना से हर मनुष्य का आत्मदीप प्रदीप्त हो, जिसके प्रकाश में हर मानवी अपने जीवित कार्य को खोज पाएगा और भारत के पुनरुत्थान का हिस्सा बनेगा। उसी हेतु से एकनाथ जी ने विवेकानंद केंद्र की स्थापना की। शिला स्मारक को पूर्ण करने के बाद वो केंद्र के विस्तार में जुड़ गए। उन्होंने युवाओं को केंद्र के कार्य से जुड़ने का आह्वान किया, जिसे अच्छा प्रतिसाद मिला। सामाजिक कार्य का जीवन व्रत लेकर उठे उन युवाओं के कदम अरुणाचल प्रदेश की सुदूर घाटियों में चल पड़े। अरुणाचल की वादियों में गूंजते ये आश्वासक सूर एकनाथ जी की सोची समझी पहल के नतीजे हैं। वो 1970 का दौर था, जब पूरा अरुणाचल एक धुंध में खो गया था। शांत सुंदर अरुणाचल की संस्कृति को नष्ट करने की योजना बन रही थी। वहां की भोली भाली जनता को मायाजाल में फांसने का षड्यंत्र रचा जा रहा था, जिन्हें एकनाथ जी ने करीब से देखा था। उन्होंने तत्कालीन राज्यपाल के राजा के सहयोग से अरुणाचल में पाठशालाएं शुरू करने का निर्णय लिया। उन दिनों में अरुणाचल में विद्यालय खोलना, उसे चलाना और पढ़ना लिखना ये कोई मजाक का विषय नहीं था। लेकिन अच्छी शिक्षा, बुनियादी सुविधाएं, ध्येयवादी शिक्षक और सर्वांगीण विकास, इन विशेषताओं ने शिक्षा क्षेत्र का माहौल ही बदल दिया। केंद्र के इन विद्यालयों ने अरुणाचल की कई पीढ़ियों को नई और सही राह दिखाई।
आज अरुणाचल में विवेकानंद केंद्र विद्यालय का नाम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से जुड़ा है। वही चित्र असम में भी दिखाई पड़ता है, जहां केंद्र के विद्यालयों ने अपनी अलग छवि बनाई है। एकनाथ जी की इसी सोच को केंद्र के कार्यकर्ता अरुण ज्योति के माध्यम से नए आयाम दे रहे हैं। अरुणाचल में केंद्र कस्तूरबा गांधी विद्यालय चलाता है। ये विद्यालय उन लड़कियों को फिर से शिक्षा के प्रवाह में लाने की कोशिश है, जिन्हें अपनी शिक्षा बीच में ही छोड़नी पड़ी। शिक्षा के साथ विविध कौशल पाकर ये लड़कियां अपनी नई पहचान बना रही हैं। असम में चाय बागानों में आनंदालय चलाए जाते हैं, जहां एक और मजदूर रोजी रोटी के चक्कर में दिन गंवाता है, वहां केंद्र इन मजदूरों के बच्चों का भविष्य शिक्षा और संस्कारों से संवार रहा है। गुवाहाटी स्थित विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर (VKIC) ये संस्था एकनाथ जी की सोच का अलग पहलू है। ये संस्था संशोधन कार्य में जुटी है, जहां पर उत्तर पूर्वांचल की जनजातियों का अध्ययन हो रहा है। उनकी संस्कृति तथा परंपरा में झलकते समान सूत्र खोजने की और उनकी विविधता में छुपी एकात्मता को उजागर करने की कोशिश हो रही है। ये सारा प्रयास इन जनजातियों की साझेदारी से चल रहा है। इसके अलावा केंद्र उत्तर पूर्वांचल के सुदूर गांवों में स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं देता है। मानव सेवा ही ईश्वर सेवा, ये मंत्र लेकर केंद्र के कार्य का दायरा बढ़ रहा है। आज 18 राज्यों में 813 स्थानों पर विवेकानंद केंद्र कार्यरत है। कन्याकुमारी में स्थित केंद्र का मुख्यालय विवेकानंदपुरम केंद्र के कार्य की प्राथमिकताएं स्पष्ट करता है। शिक्षा, स्वास्थ्य चिकित्सा, ग्राम विकास और प्रबोधन, इन विषयों को लेकर केंद्र कार्यरत है। केंद्र पूरे देश में संस्कार वर्ग, स्वाध्याय वर्ग, योग वर्ग और व्यक्तित्व विकास शिविर जैसी गतिविधियां नियमित रूप से चलाता है। केंद्र का खुद का प्रकाशन विभाग है, जिसके माध्यम से भारत की अधिकतम भाषाओं में स्वामी विवेकानंद के विचारों का प्रसार किया जाता है। ये सारा सेवा कार्य एक साधना है, नर से नारायण बनने का और बनाने का प्रयास है, जो एकनाथ जी को अपेक्षित था। स्वामी विवेकानंद शीला स्मारक और विवेकानंद केंद्र ऐसी दो बड़ी उपलब्धियां देने वाले एकनाथ जी का जन्म महाराष्ट्र के अमरावती जिले के तिमताला गांव में हुआ था। माता पिता और 8 भाई बहनों वाला उनका सामान्य परिवार था। एकनाथ जी का परिवार उन्हें इंजीनियर बनते देखना चाहता था, लेकिन एकनाथ जी के इरादे स्पष्ट थे। उन्होंने नागपुर से MA फिलॉसफी तक पढ़ाई की। बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़े एकनाथ जी ने अपना पूरा जीवन संघ के नाम कर दिया। संघ की राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी निभाते वक्त ही उन्हें शीला स्मारक का जिम्मा सौंपा गया। एकनाथ जी धुन के पक्के और कर्मठ कार्यकर्ता थे। किसी भी काम के प्रति कभी भी उनका कैजुअल अप्रोच नहीं रहा। लोगों से और कार्यकर्ताओं से संपर्क रखने का उनका अपना तरीका था। स्मारक के दायित्व के बाद उन्होंने 25,000 से भी अधिक खत लिखे। उनका हर एक खत उनके प्रगल्भ विचारों का
और व्यवस्थापन कौशल का परिचय देता है। संगठन और संगठनात्मक बारीकियों पर उनका अपना मूलभूत चिंतन था। एकनाथ जी का सारा जीवन विवेकानंदमय था। कॉलेज के दिनों से ही वे स्वामी जी के विचारों से प्रभावित हुए। आगे चलकर उन्होंने स्वामी जी के विचारों पर आधारित राउजिंग कॉल टू हिंदू नेशन इस किताब का संकलन किया। उसके बाद विवेकानंद शीला स्मारक का निर्माण और विवेकानंद केंद्र की स्थापना की। ऐसा जीवन केवल सफल नहीं बल्कि सार्थक जीवन कहलाता है। मात्र आदरणीय नहीं, अनुकरणीय बन जाता है। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत।